नमस्कार एस्पिरेंट्स, आज के इस नए और बेहद खास एक्सप्लेनर में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक को डिकोड करने वाले हैं जो ना केवल हमारे रोजमर्रा के अस्तित्व के लिए एकदम क्रूशियल है, बल्कि यूपीएससी और सिविल सर्विसेज जैसी परीक्षाओं के लिए एक बहुत ही हाई यील्ड टॉपिक है। हम बात कर रहे हैं पृथ्वी का वायुमंडल यानी अर्थ्स एटमॉस्फेयर। तो चलिए बिना देर किए इस गहराई वाले विषय में सीधे गोता लगाते हैं। आज के सेशन का हमारा रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। हम शुरुआत करेंगे वायुमंडल की परतों से, फिर समझेंगे उनकी सीमाओं और आयनमंडल को। इसके बाद वायुदाब और तापमान के कॉन्सेप्ट को डिकोड करेंगे, ग्रीन हाउस इफेक्ट और जलवायु परिवर्तन पर बात करेंगे, और अंत में परीक्षा के लिए कुछ बेहद जरूरी और क्विक फैक्ट्स देखेंगे। तो चलिए अपने पहले पड़ाव से शुरू करते हैं, वायुमंडल की परतें यानी एटमॉस्फेरिक लेयर्स। इमेजिन कीजिए कि हम जमीन से अंतरिक्ष की तरफ एक लिफ्ट में ऊपर जा रहे हैं। सबसे पहले 0 से 12 किलोमीटर तक हमें मिलता है क्षोभ मंडल, जिसे हम ट्रोपोस्फियर कहते हैं। ये लेयर्स सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि मौसम की सारी घटनाएं जैसे बादल, बारिश, तूफान सब यहीं होता है। थोड़ा और ऊपर 12 से 50 किलोमीटर के बीच आता है समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फियर। यहाँ ओजोन परत हमें हानिकारक यूवी किरणों से बचाती है और मौसम शांत होने की वजह से सारे कमर्शियल हवाई जहाज यहीं उड़ते हैं। इसके बाद 50 से 80 किलोमीटर तक है मध्यमंडल या मीजोस्फियर। ये जगह इतनी ठंडी है कि अंतरिक्ष से गिरने वाले उल्कापिंड, जिन्हें हम टूटता तारा कहते हैं, वो यहीं जल के राख हो जाते हैं। फिर आता है तापमंडल यानी थर्मोस्फियर, 80 से 700 किलोमीटर तक। यहाँ तापमान अचानक से 2000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। वो खूबसूरत ऑरोरा लाइट्स और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन सब यहीं मौजूद हैं। और अंत में है बाह्यमंडल यानी एक्सोस्फियर, जहां से हमारा वायुमंडल धीरे धीरे अनंत अंतरिक्ष में विलीन हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे सेक्शन की तरफ, सीमाएं और आयनमंडल। अब देखिए, ये जो परतें हमने अभी देखी, ये आपस में ऐसे ही मिक्स नहीं हो जाती। इनके बीच में कुछ इनविजिबल बॉर्डर्स या ट्रांजिशन चेक पॉइंट्स होते हैं, जिन्हें पॉज कहा जाता है। क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच है ट्रोपोपॉज। करीब 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित इस पॉइंट पर तापमान -57 डिग्री सेल्सियस पर एकदम रुक सा जाता है और हमारी मशहूर जेट स्ट्रीम हवाएं बिल्कुल यहीं बहती हैं। इसके बाद 50 किलोमीटर पर स्ट्रैटोपॉज आता है, फिर 80 किलोमीटर पर है मीजोपॉज, और पता है, ये वायुमंडल का सबसे ठंडा बिंदु है, लगभग -90 डिग्री सेल्सियस। और सबसे अंत में आता है थर्मोपॉज। इसी थर्मोस्फीयर के भीतर एक बेहद खास जोन है, आयनोमंडल या आयोनोस्फीयर। 80 से 400 किलोमीटर के बीच की इस लेयर में गैसें आयनीकृत यानी इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड होती हैं। अगर ये परत न हो तो दुनिया भर में रेडियो कम्युनिकेशन पॉसिबल ही नहीं है। इसमें अलग अलग लेयर्स होती हैं। डी लेयर दिन के समय रेडियो तरंगों को एब्जॉर्ब कर लेती है। ई लेयर दिन में एएम रेडियो तरंगों को रिफ्लेक्ट करती है। लेकिन सबसे दिलचस्प है एफ लेयर। दिन में ये F1 और F2 में बढ़ जाती है, लेकिन रात में केवल F2 लेयर बचती है। और यही वो लेयर है जो हमारे ग्लोबल इंटरनेशनल रेडियो संचार को मुमकिन बनाती है ना कमाल की बात। चलिए अब आते हैं तीसरे और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल हिस्से पर, वायुदाब और तापमान। वायुदाब यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर आखिर है क्या? सिंपल शब्दों में कहें तो ये हमारे ऊपर मौजूद हवा का वजन है जो पृथ्वी की सतह पर लगातार दबाव डाल रहा है। इसे बैरोमीटर से नापा जाता है। एक बहुत ही जरूरी नियम याद रखिएगा, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं हवा पतली होती जाती है। हर 110 मीटर की ऊंचाई पर वायुदाब लगभग 10 मिलीबार कम हो जाता है। और हाँ, अगर आप मैप स्टडी करते हैं तो समान वायुदाब वाले स्थानों को जोड़ने वाली लाइन को समदाब रेखा या आइसोबार कहते हैं। अब इस नंबर को बिल्कुल अपने दिमाग में बिठा लीजिए, 13.25 मिलीबार MB। ये क्या है? ये समुद्र तल यानी सी लेवल पर हमारा स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से ये सीधा पूछा जाने वाला बेहद क्रिटिकल फैक्ट है। तो इस प्रेशर का हमारी डेली लाइफ के मौसम पर क्या असर पड़ता है? बहुत बड़ा असर पड़ता है। जब हाई प्रेशर यानी उच्च दाब होता है तो हवा भारी और ठंडी होकर नीचे बैठती है। नतीजा, मौसम एकदम साफ और सुहाना रहता है। इसके उलट जब लो प्रेशर यानी निम्न दाब का क्षेत्र बनता है तो हवा हल्की होकर ऊपर उठने लगती है और इसी वजह से बारिश, तूफान और अस्थिर मौसम की स्थिति पैदा होती है।
और अगर तापमान की बात करें तो ऊंचाई के साथ ये एक सीधी लाइन में कम या ज्यादा नहीं होता, ये एक जिगजैग पैटर्न फॉलो करता है। शोभामंडल में ऊपर जाने पर तापमान घटता है, जिसे हम नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं, जो करीब 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर है। लेकिन समताप मंडल में आते ही ओजोन परत के कारण ये फिर से बढ़ने लगता है। फिर मध्यमंडल में ये तेजी से गिरकर -90 डिग्री सेल्सियस की कड़कड़ाती ठंड तक पहुंच जाता है। और फाइनली तापमंडल में गैसों के आयोनाइजेशन की वजह से ये शूटअप होकर 2000 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। एक पूरा रोलर कोस्टर है ये। हमारा चौथा टॉपिक है आज के समय का सबसे चर्चित विषय, ग्रीन हाउस प्रभाव या ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट काम कैसे करता है, इसे ऐसे समझिए, सूरज से जो किरणें हमारी तरफ आती हैं वो शॉर्ट वेव यानी लघु तरंगे होती हैं। हमारा वायुमंडल उन्हें वीआईपी एंट्री देकर सीधा पृथ्वी तक आने देता है। लेकिन जब पृथ्वी गर्म होकर इस एनर्जी को वापस स्पेस में रिफ्लेक्ट करती है तो वो किरणें लॉन्ग वेव या दीर्घ तरंगों में बदल जाती हैं। अब वायुमंडल में मौजूद कुछ खास गैसें इन लॉन्ग वेव्स के लिए दरवाज़ा बंद कर देती हैं और उस हीट को ट्रैप कर लेती हैं। इसी से हमारी पृथ्वी गर्म रहती है। कई बार लगता है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट एक विलेन है, लेकिन असल में प्राकृतिक ग्रीन हाउस प्रभाव हमारे लिए एक लाइफ सेवर ब्लैंकेट की तरह है। अगर ये ना हो तो पृथ्वी का औसत तापमान -18 डिग्री सेल्सियस होता, सब कुछ जम जाता। इसकी वजह से ही धरती का तापमान रहने लायक 15 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है। असली समस्या तो इंसानों का बनाया आर्टिफिशियल ग्रीन हाउस इफेक्ट है। हम जो अंधाधुंध CO2, मीथेन और CFCs छोड़ रहे हैं, उससे ये ब्लैंकेट बहुत ज्यादा मोटा हो गया है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। और इस वार्मिंग के मेन कल्प्रिट्स कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड CO2 सबसे बड़ी मात्रा में मौजूद है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, मीथेन CH4 को हल्के में नहीं लिया जा सकता। ये CO2 के मुकाबले 25 गुना ज्यादा पावरफुल है हीट को ट्रैप करने में। इसके अलावा नाइट्रस ऑक्साइड, वाटर वेपर यानी जलवाष्प, ओजोन और CFCs भी इसमें बड़ा रोल प्ले करते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट से ही जुड़ा है हमारा 5वां सेक्शन, जलवायु परिवर्तन या क्लाइमेट चेंज। अगर हम आंकड़ों को देखें तो कहानी एकदम साफ हो जाती है। औद्योगिक क्रांति प्री इंडस्ट्रियल एरा से पहले वायुमंडल में CO2 का स्तर सिर्फ 280 ppm था। आज ये 420 ppm को पार कर गया है। और नतीजा, पिछले 100 सालों में ही हमने धरती का तापमान 1.1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया है। हालांकि दुनिया ने कुछ अच्छे कदम भी उठाए हैं, जैसे 1987 का मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जिसने ओजोन को तबाह करने वाले CFCs पर ग्लोबल बैन लगाया, और 2015 का पेरिस एग्रीमेंट, जिसका बड़ा लक्ष्य इस तापमान वृद्धि को 1.5 से 2 डिग्री सेल्सियस के अंदर रोक कर रखना है। क्लाइमेट चेंज के कुछ बहुत ही भयानक इम्पैक्ट्स हम आज देख रहे हैं। CFCs और हेलॉन गैसों की वजह से ओजोन में छेद हो रहा है। इसके अलावा फैक्ट्रियों से निकलने वाला सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जब बादलों के पानी के साथ मिलता है तो वो सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड बनाता है, जिसे हम एसिड रेन यानी अम्लीय वर्षा कहते हैं। और स्मॉग के बारे में तो आपने सुना ही होगा। सर्दियों में SO2 और धूल से बना क्लासिक लंदन स्मॉग हो, या फिर गर्मियों में NO2 और ओजोन से बनने वाला लॉस एंजल्स स्मॉग, ये प्रदूषण हमारे शहरों का सचमुच दम घोट रहा है। चलिए अब आते हैं अपने फाइनल और सबसे स्कोरिंग सेक्शन पर, परीक्षा उपयोगी तथ्य, एकदम रैपिड फायर स्टाइल में। वायुमंडल में सबसे ज्यादा गैस कौन सी है? नाइट्रोजन, करीब 78%। दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन, 21%। सबसे प्रमुख ग्रीनहाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड। ओजोन लेयर कहाँ मिलती है? स्ट्रेटोस्फीयर में 15 से 35 किलोमीटर के बीच। मौसम और जीवन के लिए सबसे क्रूशियल लेयर ट्रोपोस्फियर। सबसे ठंडी जगह मेसोस्फियर, -90 डिग्री। और सबसे गर्म थर्मोस्फियर, 2000 डिग्री सेल्सियस तक। कुछ और डायरेक्ट एड्रेसेस याद कर लेते हैं। उल्कापिंड कहाँ जलकर राख होते हैं? मेसोस्फियर में। रंग बिरंगे ऑरोरा कहाँ दिखते हैं? थर्मोस्फियर और आइनोस्फियर में। रेडियो सिग्नल्स कहाँ से बाउंस बैक होते हैं? आइनोस्फियर से। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कहाँ है? करीब 400 किलोमीटर ऊपर थर्मोस्फियर में। जेट स्ट्रीम कहाँ बहती है? ट्रोपोपॉज पर। ऊंचाई के साथ तापमान गिरने का नॉर्मल लैप्स रेट क्या है? 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर। और स्टैंडर्ड वायुदाब 1013.25 मिलीबार। और जाते जाते कुछ आखिरी माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स। सबसे ऊंचे बादल, जिन्हें नॉक्टिलुसेंट क्लाउड्स कहते हैं, वो 80 किलोमीटर ऊपर मेसोपॉज पर बनते हैं। एक फैक्ट जो बहुत हैरान करता है,
हमारे वायुमंडल का पूरा 99% हिस्सा सिर्फ शुरुआती 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही सिमटा हुआ है। और ट्रोपोपॉज की ऊंचाई हर जगह सेम नहीं होती। इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा पर यह हवा के गर्म होकर उठने की वजह से 18 किलोमीटर तक ऊंची होती है, जबकि पोल्स ध्रुवों पर यह सिकुड़कर सिर्फ 8 किलोमीटर रह जाती है। तो एस्पिरेंट्स, आज हमने पृथ्वी के इस शानदार सुरक्षा कवच का पूरा 360 डिग्री विश्लेषण किया। अब सेशन को खत्म करते हुए आपके लिए एक विचारोत्तेजक सवाल है। इन सभी कॉन्सेप्ट्स को एक साथ जोड़कर अगर आपको मुख्य परीक्षा में वायुमंडल का जीवन के लिए क्या महत्व है, इस पर एक फुल लेंथ आंसर फ्रेम करना हो तो आप उसे कैसे स्ट्रक्चर करेंगे? ये एक बहुत ही बेहतरीन प्रैक्टिस होगी। इसी तरह गहराई से कॉन्सेप्ट्स को समझते रहें। इस एक्सप्लेनर में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।